हेलो प्यारे साथियों। आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 के विज्ञान में जो अध्याय 4 है कार्बन एवं उसके यौगिक, इस अध्याय में से हम लेकर आए एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज हम एथेनॉल व एथेनोइक अम्ल के भौतिक व रासायनिक गुणों का अध्ययन करेंगे और हम एथेनॉल के रासायनिक गुणों में इस एथेनॉल की सोडियम के साथ अभिक्रिया देखेंगे और कौन सा उत्पाद बनता है उसका अध्ययन करेंगे। ऐसे ही एथेनॉल की सांद्र H2SO4 के साथ क्रिया देखेंगे और कौन सा उत्पाद बनता है उसका अध्ययन करेंगे। ऐसे एथेनोइक अम्ल का एस्टिकरण अभिक्रिया देखेंगे और एथेनोइक अम्ल की क्षारक के साथ अभिक्रिया देखेंगे और एथेनोइक अम्ल की सोडियम कार्बोनेट व सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से अभिक्रिया करने पर कौन कौन से उत्पाद बनते हैं उसका अध्ययन करेंगे। तो देखो कि सबसे पहले हम एथेनॉल व एथेनोइक अम्ल का सूत्र देखते हैं। तो देखो एथेनॉल को कहते हैं ETHANOL। अब देखो यदि हम इसका नाम लिखें तो सबसे पहले एथ का मतलब होता है कितने कार्बन, 2 कार्बन। एथ में कितने कार्बन होते हैं, 2 कार्बन, तो 2 कार्बन लगा दो। अब देखो ANE का मतलब होता है कार्बन और कार्बन के बीच में एक कलबंध उपस्थित है। OL, यदि OL उपस्थित है तो OL होता है वो एल्कोहल श्रेणी में जो प्रकारात्मक समूह OH होता है उसका अनुलग्न होता है। तो OL के लिए प्रकारात्मक समूह एल्कोहल होता है और एल्कोहल के लिए सूत्र होता है OH, तो OH लगा दो। अब देखो अब कार्बन की संयोजकता पूरी कर लो। कार्बन की संयोजकता 4 होती है तो यहाँ एक संयोजकता पूरी है तो कितने हाइड्रोजन आएंगे, 3 हाइड्रोजन आएंगे। यहाँ इस वाले कार्बन के लिए 2 संयोजकता पूरी है तो कितने हाइड्रोजन आएंगे, 2 हाइड्रोजन आएंगे। तो ये सूत्र एथेनॉल का होता है। अब देखो अब हम इस सूत्र को इस प्रकार भी लिख सकते हैं या कार्बन कितने, 1 और 1 2, तो कितने कार्बन हो गए, 2। हाइड्रोजन देखो, हाइड्रोजन 3 और 2 कितने होते हैं, 5, तो हाइड्रोजन कितने लगा दो, 5 लगा दो और OH लगा दो। तो ये होता है एथेनॉल का सूत्र। अब यदि हम इसके और नाम देखें तो सबसे पहले तो एथेनॉल को एल्कोहल भी कहते हैं, AlCOHOL अर्थात एल्कोहल भी कहते हैं। यदि हम इसका तीसरा नाम और देखें तो C2H5 को कहते हैं एथिल और OH को क्या बोलते हैं, एल्कोहल। तो इसका तीसरा नाम हो गया एथिल, ETHYL एथिल, और OH को क्या कहते हैं, एल्कोहल। तो इसे एथिल एल्कोहल भी कहते हैं। तो इसके 3 नाम हो गए, एथेनॉल, दूसरा नाम होता है एल्कोहल और तीसरा इसे एथिल एल्कोहल भी कहते हैं। अब हम एथेनोइक अम्ल का सूत्र देखते हैं। तो देखो इसको इसको इंग्लिश में लिखते हैं ओइक एसिड, एथेनोइक एसिड। अब देखो अब यदि इसका सूत्र लिखे, एथ का मतलब क्या, कितने कार्बन होते हैं, 2 कार्बन, तो 2 कार्बन लगा दो। अब देखो यहाँ ANE का मतलब होता है यहाँ कार्बन और कार्बन के बीच में एक कलबंध उपस्थित है। ओइक एसिड होता है, ओइक एसिड होता है वो कार्बोक्सिलिक जो एसिड होता है उसका उसका क्या होता है, अनुलग्न होता है। और कार्बोक्सिलिक एसिड का जो प्रकारात्मक समूह होता है, इस प्रकारात्मक समूह का सूत्र होता है COOH। तो यहाँ लगा दो COOH। अब देखो अब कार्बन की संयोजकता पूरी करो। इसका कार्बन की संयोजकता 4 होती है, इसमें से एक संयोजकता पूरी है तो कितने हाइड्रोजन आएंगे, 3 हाइड्रोजन आएंगे। तो CH3COOH को एथेनोइक अम्ल कहते हैं। अब यदि हम इसके और नाम देखें तो सबसे पहले तो इसमें कार्बोक्सिलिक अम्ल उपस्थित होता है, इसलिए इसे कार्बोक्सिलिक अम्ल भी कहते हैं। तो इसका नाम हो गया कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल। अब देखो यदि हम इसका और नाम देखें कि सब इसे एसिटिक अम्ल भी कहते हैं, तो इसका तीसरा नाम हो गया एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। देखो तो सब, और कभी कभी इस एथेनोइक अम्ल को हमें केवल अम्ल भी कहते हैं। तो इसके नाम होते हैं एक तो एथेनोइक एसिड, दूसरा कार्बोक्सिलिक अम्ल, तीसरा एसिटिक अम्ल, और कभी कभी हम इसे अम्ल भी कहते हैं। अब हम एथेनॉल के भौतिक गुणों को देखते हैं और इसके बाद में रासायनिक गुणों का अध्ययन करते हैं। तो देखो अब हम अल्कोहल के भौतिक गुणों को देखते हैं। तो देखो सबसे पहले जो अल्कोहल होता है जिसे एथेनॉल भी कहते हैं, ये कमरे के ताप पर यदि हम इसे रख दें तो ये कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है। अब देखो यदि हम दूसरा देखें कि जो एथेनॉल होता है अर्थात एल्कोहल होता है, इस एथेनॉल को एल्कोहल भी कहते हैं। और ये सभी जो एल्कोहली पेय पदार्थ होता है अर्थात जिसमें एल्कोहल पाया जाता है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण पदार्थ एथेनॉल होता है। तो देखो
यदि हम तीसरा देखें कि इसके तीसरा भौतिक गुण क्या है कि एक अच्छा विलायक है, अर्थात ये सब में आसानी से विलय हो जाता है, अर्थात आसानी से घुल जाता है। और यदि हम इसके उपयोग देखें कि जो एथेनॉल होता है इसका उपयोग टिंचर आयोडीन होता है, ये टिंचर आयोडीन एक एंटीसेप्टिक क्रीम होती है। ये जब हम कोई घाव हो जाता है, कट जाता है, तो उसके संक्रमण को रोकने के लिए टिंचर आयोडीन का प्रयोग किया जाता है। और इसका दूसरा उपयोग है कफ सिरप होता है जो खांसी होती है, खांसी को रोकने के लिए जो हम सिरप काम में लेते हैं उसे कफ सिरप कहते हैं। और कफ सिरप आदि जैसी औषधियां हैं, इन सभी औषधियों में ही अल्कोहल का प्रयोग किया जाता है। अब देखो, यदि हम इसके चौथा गुण देखें कि इसे किसी भी अनुपात में हम जल में आसानी से मिला सकते हैं, अर्थात हम इसको किसी भी अनुपात में, अर्थात किसी भी मात्रा में हम इसको जल में आसानी से मिला सकते हैं। यदि हम और इसके गुण देखें कि यदि एथेनॉल है, ये एथेनॉल यदि तनु है, और यदि इस तनु एथेनॉल को थोड़ी सी मात्रा में यदि कोई मानव पी जाता है तो उस मानव को क्या हो जाता है, नशा हो जाता है। अब देखो, तो ये होते हैं एथेनॉल के भौतिक गुण। अब हम एथेनॉल के रासायनिक गुण देखते हैं। तो देखो कि एथेनॉल के रासायनिक गुणों में सबसे पहले हम एथेनॉल की सोडियम के साथ अभिक्रिया कराएंगे, और हम दूसरा हम एथेनॉल की सांद्र H2SO4 के साथ अभिक्रिया कराएंगे। तो देखो, तो सब हम एथेनॉल के रासायनिक गुण देखते हैं। तो सबसे पहले हम एथेनॉल की सोडियम के साथ अभिक्रिया करते हैं, तो हमें दो उत्पाद प्राप्त होते हैं, अर्थात हमें एक तो सोडियम एथ्रोक्साइड प्राप्त होता है, सोडियम एथ्रोक्साइड, और एक हमें हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। सोडियम एथ्रोक्साइड प्राप्त होती है, वह दूसरा उत्पाद होता है हाइड्रोजन गैस हमें प्राप्त होती है। अब देखो, अब हम इसे रासायनिक अभिक्रिया से समझते हैं। तो सबसे पहले एथेनॉल का सूत्र लिखो। तो एथेनॉल का सूत्र आता है CH3CH2OH। अब इस सूत्र को इस प्रकार भी लिख सकते हैं, या कैसे लिख सकते हैं, देखो C2, यहाँ कार्बन कितने हैं 2, H कितने हैं 5, और OH। तो ये दोनों सूत्र एथेनॉल अर्थात अल्कोहल के होते हैं। अब इसकी सोडियम से क्रिया करा दो। अब देखो, अब ये सोडियम किस प्रकार क्रिया करेगा उसको ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले एथेनॉल का टुकड़ा क्या होता है कि जो C2H5O है, तो यहां तक तो क्या होता है, माइनस आयन होता है, और हाइड्रोजन में प्लस आयन होता है, अर्थात यहाँ भी ऑक्सीजन पर माइनस होता है और हाइड्रोजन में प्लस होता है। तो देखो, और सोडियम पर भी कितना आयस होता है, प्लस का एक संयोजकता होती है। तो देखो, अब यहां से हाइड्रोजन हट जाता है और इसके स्थान पर सोडियम आकर जुड़ जाता है, क्योंकि कोई भी सूत्र धनायन और ऋणायन से ही बनता है। तो जब धनायन हटता है तो उसके स्थान पर दूसरा धनायन आके जुड़ जाता है। तो देखो किस प्रकार बनेगा। तो इसको लिखते हैं C2H5O। यदि हाइड्रोजन हटकर इसके स्थान पर Na जुड़ जाता है तो Na जोड़ दो। ऑक्सीजन पर माइनस आयन होता है और सोडियम पर प्लस आयन होता है, और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाती है। देखो, तो इसे कहते हैं सोडियम एथ्रोक्साइड। तो ये क्या बन जाता है, सोडियम एथ्रोक्साइड। और इसे H और क्या बनती है, हाइड्रोजन गैस बनती है। अब इसको हम संतुलित कर लेते हैं। तो देखो, यहाँ हाइड्रोजन 2 है और यहाँ पे कितना हाइड्रोजन 1 है। तो सबसे पहले तो यहाँ 2 लगा दो, आप यहाँ भी 2 लगा सकते हैं। तो देखो, अब देखो, अब यहाँ पे जो CH3CH2 है जिसे हम C2H5 कहते हैं, वो भी कितना हो गया, 2 हो गया, और यहाँ पे 1 है, तो इसके आगे भी कितना लगा देते हैं, 2 लगा देते हैं। अब देखो, अब यहाँ सोडियम 2 हो गया, तो सोडियम को संतुलित करने के लिए यहाँ 2 लगा देते हैं। अब ये पूरी की पूरी अभिक्रिया क्या है, संतुलित है। अब दूसरी अभिक्रिया देखते हैं कि जो अल्कोहल है अर्थात एथेनॉल है, जब सांद्र H2SO4 से क्रिया करता है तो क्या बनता है। तो देखो कि सबसे पहले ये सांद्र H2SO4 है, ये 443 केल्विन ताप पर किससे क्रिया करता है, एथेनॉल से क्रिया करता है। और देखो, तो सुनो, सबसे पहले एथेनॉल ले लो। एथेनॉल का सूत्र होता है CH3CH2OH। अब इसकी क्रिया किससे करा दो, सांद्र H2SO4 से। तो क्या लिख दो, सांद्र H2SO4 अर्थात सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। देखो, और कितने केल्विन ताप पर है, 443 केल्विन ताप पर है। यदि हम इसकी क्रिया कराएंगे तो ये सांद्र H2SO4 क्या करता है, इस एल्कोहल का क्या कर देता है, निर्जलीकरण कर देता है। यह एल्कोहल का क्या कर देता है, निर्जलीकरण कर देता है। अर्थात सांद्र H2SO4 इस एल्कोहल में से जल को क्या कर देता है, बाहर निकाल देता है और एथीन बनाता है। तो देखो किस प्रकार जल बाहर निकलेगा। इस वाले कार्बन से तो क्या बाहर निकाल दो, OH बाहर निकाल दो, और इस वाले कार्बन से क्या बाहर निकाल दो, एक H बाहर निकाल दो। तो
तो यहाँ एक H बाहर निकल गया तो क्या बचा CH2, और इस वाले से OH बाहर निकल गया तो क्या बचा CH2। अब देखो, अब यहाँ पे एथीन बन जाती है और इसको संतुलित करने के लिए यहाँ डबल बंद आ जाता है। देखो, और क्या बाहर निकल जाता है, जल बाहर निकल जाता है, क्योंकि सांद्र H2SO4 जल का निर्जलीकरण कर देता था, जल को बाहर निकाल देता है और यहाँ एथीन बनती है। अब देखो, अब ये ध्यान रखने की बात है कि जब हम एल्कोहल की क्रिया सांद्र H2SO4 से करेंगे तो ये अभिक्रिया असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाने की विधि है, अर्थात इससे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बनता है। इससे क्या बनता है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। जो एथीन है वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, क्योंकि यहाँ पे डबल बंद उपस्थित होता है। तो हमें एथेनॉल के पहले भौतिक गुण पढ़ते हैं, इसके बाद में हम एथेनॉल के रासायनिक गुणों के अंदर ये पहला पढ़ते हैं हम सोडियम के साथ क्रिया। तो सोडियम के साथ जब एथेनॉल क्रिया करता है तो एक तो सोडियम एथोक्साइड व हाइड्रोजन गैस देता है, और दूसरा हम देखते हैं कि जब एथेनॉल की क्रिया सांद्र H2SO4 से 443 केल्विन ताप पर करते हैं तो यह जल का निर्जलीकरण कर देता है और एथीन अर्थात असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बनता है। अब हम एसिटिक अम्ल के भौतिक और रासायनिक गुणों को देखेंगे। तो देखो, अब हम एथेनोइक अम्ल के भौतिक गुणों को देखें तो सबसे पहले एथेनोइक अम्ल का सूत्र अभी हमने देखा था कि एथेनोइक अम्ल का सूत्र होता है CH3COOH। ये होता है एथेनोइक अम्ल का सूत्र। अब देखो, अब यदि हम एथेनोइक अम्ल को देखें, इसका यदि हमने अभी नाम देखा था कि एथेनोइक अम्ल को कार्बोक्सिलिक अम्ल भी कहते हैं, क्योंकि यह कार्बोक्सिलिक समूह क्या होता है, उपस्थित होता है। तो देखो, तो सबसे पहला इसका गुण होता है कि एथेनोइक अम्ल को एसिटिक अम्ल भी कहते हैं और इसको ही कार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं, क्योंकि यह कार्बोक्सिलिक अम्ल का समूह से क्या होता है, संबंधित होता है। तो इसे एक तो एथेनोइक अम्ल कहते हैं, एक इसे कार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं और इसे एक एसिटिक अम्ल कहते हैं। अब देखो, इसका दूसरा गुण देखें कि यदि एसिटिक अम्ल को जल में घोल करे, अर्थात एसिटिक अम्ल के 3 से 4% विलयन को जल में घोल कर यदि इसका विलयन बनाए तो उस 3 से 4% विलयन को ही हमें सिरका कहते हैं। और सिरके का उपयोग यदि हम सिरके को आचार में डाल देते हैं तो ये आचार का परिरक्षक करता है, अर्थात आचार को खराब होने से बचाता है, अर्थात आचार को लंबे समय तक सुरक्षित रखता है। तो जो एसिटिक अम्ल का 3 से 4% विलयन को सिरका कहते हैं और इसका उपयोग आचार के परिरक्षक में करते हैं। अब देखो, यदि तीसरा गुण देखें कि जो शुद्ध एथेनोइक अम्ल है, एथेनोइक अम्ल कैसा है, शुद्ध है, और उस शुद्ध एथेनोइक अम्ल का गलनांक कितना होता है, 290 केल्विन होता है। अर्थात गलनांक का अर्थ है कि वह जिस ताप पर वह पिघलने लग जाता है उसे ही गलनांक कहते हैं। तो इसका गलनांक 290 केल्विन होता है, और 290 केल्विन होने के कारण ये सर्दी के दिनों में अर्थात ठंड में क्या हो जाता है, जम जाता है, और जम जाने के कारण ही इसे ग्लेशियल एसिटिक अम्ल कहते हैं। अब देखो, अब यदि हम इसके आगे वाला गुण देखें, ये दुर्बल अम्ल होता है। अब दुर्बल अम्ल क्यों कहते हैं कि यदि हम एसिटिक अम्ल अर्थात एथेनोइक अम्ल को जल में घोलते हैं तो ये जल में अपघटित होकर हमें आंशिक मात्रा में हाइड्रोजन आयन देता है, अर्थात थोड़ा बहुत मात्रा में क्या देता है, हाइड्रोजन आयन देता है। इसका पूरा का पूरा अपघटन नहीं होता है, जिसके कारण ही एसिटिक अम्ल क्या होता है, दुर्बल अम्ल होता है। अब हम एथेनोइक अम्ल अर्थात एसिटिक अम्ल के रासायनिक गुणों का अध्ययन करते हैं। तो देखो, हम एथेनोइक अम्ल के रासायनिक अभिक्रिया देखते हैं। तो सबसे पहली अभिक्रिया होती है एस्टीरीकरण। अब एस्टीरीकरण अभिक्रिया को पढ़ने से पहले हम कुछ महत्वपूर्ण बातों को देखते हैं। तो सबसे पहले हमने एथेनॉल अर्थात एल्कोहल को देखा था। तो एल्कोहल का यदि हम सूत्र देखें तो एल्कोहल का सूत्र होता है CH3CH2OH। इसे एल्कोहल कहते हैं। अब यदि हम क्या पढ़ रहे हैं, एथेनोइक अम्ल, और एथेनोइक अम्ल को एसिटिक अम्ल भी कहते हैं। तो एसिटिक अम्ल का सूत्र होता है CH3COOH। इसे एसिटिक अम्ल और कार्बोक्सिलिक अम्ल और एथेनोइक अम्ल भी कहते हैं। तो देखो, सुनो, अब जब ये दोनों ही आपस में क्रिया कर लेते हैं, अर्थात एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक अम्ल या आपस में क्या कर लेते हैं, दोनों ही जब आपस में क्रिया करते हैं तो जल के अतिरिक्त जो पदार्थ बनता है उसे एस्टर कहते हैं, और इस अभिक्रिया को एस्टीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अर्थात इन दोनों के बीच में आपस में क्रिया करा दो। तो देखो, सबसे पहले लिखो एसिटिक अम्ल CH3COOH। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, खोलकर इस प्रकार भी लिख सकते हैं। हम जानते हैं ऑक्सीजन डबल बंध बनाता है, तो OH। इसको हम समझने के लिए इस प्रकार भी लिख सकते हैं, ये हो गया एसिटिक अम्ल।
या आप इसको एथेनोइक अम्ल भी बोल सकते हैं। इसको क्या बोल सकते हैं? एथेनोइक अम्ल, ओइक अम्ल। अब देखो, अब इसकी क्रिया किससे करा दो? एल्कोहल से करा दो, एल्कोहल से कराओ। एल्कोहल का सूत्र होता है CH3CH2OH। अब जब ये आपस में क्रिया करते हैं तो एक तो जल बाहर निकल जाता है। अब जल कैसे बाहर निकलता है? इसमें से तो क्या बाहर निकलता है? OH, और इस सूत्र में से क्या बाहर निकलता है? H। और हम जानते हैं जल के टुकड़े H प्लस और OH माइनस में होते हैं, तो यहां से OH निकलता है, यहां से H निकलता है, और दोनों मिलकर किसका निर्माण करते हैं? जल का निर्माण करते हैं। तो जल बना दो प्लस। अब तो यहां पर तो क्या बचा? CH3CO। तो इसको कैसे लिखते हैं? लिखो CH3CO। और इस उत्तर में क्या बच गया? OCH2CH3। तो यहां से हटा है, तो इसको जहां से हट रखा है उसको ले जाकर आपको क्या करना है? इस वाले सूत्र में जोड़ना है। तो H यहां से हटा है, तो O को ले जाकर जोड़ना है। तो सबसे पहले O जोड़ दो, फिर बचे हुए को जोड़ दो। O के बाद में क्या है? CH2, फिर क्या है? CH3। तो ये होता है एस्टर का सूत्र। अर्थात जब एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक अम्ल आपस में क्रिया करते हैं तो ये जल के अतिरिक्त जो पदार्थ बनता है उसे ही एस्टर कहते हैं, और इस अभिक्रिया को ही एस्टीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अब देखो, अब ये एस्टर होता है, इसकी जो गंध होती है ये मृदु होती है, मृदु होती है, अर्थात अच्छी होती है। और अच्छी होने के कारण ही इस एस्टर का उपयोग हम जो इत्र है, अर्थात जो सेंट ऊंट होते हैं, वो इत्र बनाने के लिए, वह स्वाद उत्पन्न करने वाले, अर्थात अच्छे स्वाद उत्पन्न करने वाले जो पदार्थ होते हैं उनको बनाने के लिए हम एस्टर का उपयोग करते हैं। यहाँ ये भी ध्यान रखने की बात है कि जब ये दोनों आपस में क्रिया करते हैं और एस्टर बनता है, इस अभिक्रिया को एस्टीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इसी अभिक्रिया को साबुनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। तो इसका दूसरा नाम क्या हो गया? साबुनीकरण अभिक्रिया, साबुनीकरण अभिक्रिया। क्योंकि इसी अभिक्रिया से क्या बनता है? साबुन बनता है, इसलिए इसे साबुनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अब हमें जो एथेनोइक अम्ल है इसकी सारक के साथ अभिक्रिया देखेंगे। तो देखो, एथेनोइक अम्ल की सारक के साथ क्रिया करो। तो देखो कि जो एथेनोइक अम्ल है, एथेनोइक अम्ल, ये एथेनोइक अम्ल है, एथेनोइक अम्ल, इसकी हम सारक से साथ क्रिया करेंगे। तो हम जानते हैं कि जब अम्ल और सार आपस में क्रिया करते हैं तो लवण और जल बनाते हैं। अब देखो, अब हम इसको रासायनिक अभिक्रिया से समझते हैं। तो देखो, सबसे पहले एथेनोइक अम्ल का सूत्र ले लो। तो एथेनोइक अम्ल का सूत्र होता है CH3COOH, इसे एसिटिक अम्ल भी कहते हैं। अब सार में ले लो, सार में सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH को क्या कहते हैं? सार कहते हैं। अब देखो, अब जब ये क्रिया करेगा तो क्रिया कराओ। सबसे पहले हमें पता है कि CH3COO पर तो क्या होता है? माइनस आयन होता है। हाइड्रोजन पर क्या होता है? प्लस आयन होता है। ऐसे ही सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो सूत्र होता है वो कैसे बनता है? Na से और OH से। अब देखो, अब सोडियम पर तो प्लस एक संयोजकता होती है, हाइड्रोक्साइड पर माइनस एक संयोजकता होती है। तो देखो, अब यहां से यदि इस सूत्र में से H निकलता है तो आगे वाले सूत्र में से, यानी H पर प्लस एक आयन होता है, तो यदि इसमें से इस सूत्र में धन आयन बाहर निकलता है तो इस सूत्र में क्या निकलता है? ऋण आयन बाहर निकलता है, और दोनों धन आयन और ऋण आयन आपस में क्या करते हैं? क्रिया करते हैं। और हम जानते हैं कि H प्लस और OH माइनस आपस में क्रिया करके जल का निर्माण करते हैं। तो जल बना दो। अब देखो, अब इस सूत्र में तो क्या बच गया? इस सूत्र में तो बच गया CH3COO माइनस, और इस सूत्र में क्या बच गया? Na प्लस। अब देखो, अब ये दोनों से जब कट जाती है और पास पास लिख दो तो क्या बन गया? CH3COONA, इसे कहते हैं सोडियम एसीटेट। तो देखो, तो क्या बना? CH3COONA, इसे कहते हैं सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट। तो देखो कि जब एथेनोइक अम्ल की क्रिया सार NaOH से करते हैं तो सोडियम एसीटेट व जल प्राप्त होता है। अब यदि हम तीसरी रासायनिक अभिक्रिया देखें कि जब एथेनोइक अम्ल की क्रिया सोडियम कार्बोनेट व सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से करने पर कौन सा उत्पाद प्राप्त होता है उसको देखते हैं। तो देखो, अब हम एथेनोइक अम्ल अर्थात एसिटिक अम्ल की क्रिया सोडियम कार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से देखते हैं।
तो सबसे पहले सोडियम कार्बोनेट का सूत्र देखें तो सोडियम कार्बोनेट का सूत्र होता है Na। Na को क्या कहते हैं सोडियम, कार्बोनेट को क्या कहते हैं CO3। अब सोडियम पर तो +1 संयोजकता होती है, कार्बोनेट पर -2 संयोजकता होती है। अगर ये नहीं कटते हैं तो इस 2 को तो यहाँ रख देते हैं और इसे 1 को यहाँ रख देते हैं। तो जो सोडियम कार्बोनेट का सूत्र बनता है वो बनता है Na2CO3, तो इसे कहते हैं सोडियम कार्बोनेट। यदि हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का सूत्र बनाए तो सबसे पहले सोडियम लिखो, फिर इसके बाद में हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है HCO3। अब इन पर आयन देखो तो सोडियम पर +1 संयोजकता होती है, हाइड्रोजन कार्बोनेट पर -1 संयोजकता होती है। तो अब ये दोनों समान है तो कट जाते हैं और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का सूत्र बनता है NaHCO3। अब देखो, अब यदि जो एसिटिक अम्ल अर्थात एथेनोइक अम्ल है इसकी क्रिया हम सोडियम कार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से करते हैं तो 3 उत्पाद प्राप्त होते हैं। एक तो लवण प्राप्त होता है, एक कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है और एक जल प्राप्त होता है। अब हम इसे रासायनिक अभिक्रिया से समझते हैं तो देखो, तो सबसे पहले एसिटिक अम्ल ले लो तो ये हो गया एसिटिक अम्ल। अब इसकी क्रिया सोडियम कार्बोनेट से कर दो तो कराओ, सोडियम कार्बोनेट का सूत्र Na2CO3। अब देखो, अब हम इस अभिक्रिया को इस प्रकार समझते हैं तो देखो, सबसे पहले ये एसिटिक अम्ल है, इसका निर्माण कैसे होता है हम जानते हैं कि CH3COO पर तो क्या होता है माइनस आयन पाया जाता है तो माइनस लिख दो, और हाइड्रोजन पर क्या पाया जाता है प्लस आयन पाया जाता है। ऐसे सोडियम कार्बोनेट का निर्माण कैसे होता है, यहाँ पे सोडियम और कार्बोनेट है। अभी हमने देखा था सोडियम पर +1 संयोजकता होती है, कार्बोनेट पर -1 संयोजकता होती है। अब हम इनकी जो अभिक्रिया कराएं तो यदि पहले वाले सूत्र का धनात्मक लेते हैं तो बाद वाले सूत्र क्या लेते हैं ऋणात्मक लेते हैं, क्योंकि अधिकतर सूत्र धनात्मक और ऋणात्मक से ही बनता है। तो देखो, अब यदि हम इसका ऋणात्मक ले लिए तो इस वाले का क्या लेंगे धनात्मक लेंगे, और दोनों की संयोजकता समान है तो कट जाती है और पास पास रख देते हैं। तो देखो, तो इन दोनों को पास पास रख दो क्योंकि दोनों की संयोजकता समान है, तो क्या बन गया CH3COONA। अब देखो, अब एक तो बच गया यहाँ पे कार्बोनेट, एक बच गया हाइड्रोजन। अब कार्बोनेट के जो टुकड़े हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में होते हैं, और ये ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन से क्रिया करके जल का निर्माण कर लेता है। तो देखो, एक तो जल बन गया और एक क्या बन गई कार्बन डाइऑक्साइड बन गई। अब हम इसको संतुलित भी कर सकते हैं तो देखो, यहाँ सोडियम 2 है, यहाँ 1 है, तो इसको संतुलित करने के लिए यहाँ कितना लगा देते हैं 2 लगा देते हैं। अब ये अभिक्रिया क्या है संतुलित है। अब देखो, अब जब हमने देखा कि यदि एसिटिक अम्ल की क्रिया सोडियम कार्बोनेट से करते हैं तो लवण प्राप्त होता है, और इस लवण का यदि हम नाम देखें Na को क्या कहते हैं सोडियम और इसको क्या कहते हैं अर्थात ये सोडियम एसीटेट का लवण प्राप्त होता है। इसका नाम क्या हो गया सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट। और लवण और कार्बन डाइऑक्साइड और जल प्राप्त होती है। ऐसे यदि हम एसिटिक अम्ल की क्रिया सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से कराएं तो देखो, सबसे पहले एथेनोइक अम्ल का सूत्र लिखो CH3COOH। अब इसकी क्रिया किससे करा दो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से NaHCO3। तो देखो, अब यह अभिक्रिया किस प्रकार होती है इसको समझते हैं। सबसे पहले अभी हमने देखा था इसका जो टुकड़े हैं वो कैसे होते हैं CH3COO, इस पर तो -1 संयोजकता होती है और हाइड्रोजन पर +1 संयोजकता होती है। ऐसे ही सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का निर्माण कैसे होता है, या एक तो सोडियम है और एक क्या है हाइड्रोजन कार्बोनेट। हम जानते हैं कि सोडियम पर +1 संयोजकता होती है और हाइड्रोजन कार्बोनेट पर माइनस संयोजकता होती है। अब हमें सूत्र बनाना है, यदि हम इस पहले वाले का ऋणात्मक लेते हैं तो दूसरे वाला अभिकारक का क्या लेंगे धनात्मक, तो धनात्मक क्या हो गया Na, और ये दोनों पास पास आ जाते हैं और दोनों की संयोजकता समान है तो कट जाती है और सूत्र बनता है CH3COONA। अब देखो, अब यहाँ इस वाले सूत्र में तो HCO3 अर्थात हाइड्रोजन कार्बोनेट बच गया और यहाँ पे बच गया हाइड्रोजन है, और ये दोनों आपस में क्रिया करके एक तो जल का निर्माण करते हैं और एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस से बाहर निकलती है। तो देखो कि अभी हमने देखा कि जो एसिटिक अम्ल है अर्थात एथेनोइक अम्ल है, इसकी क्रिया सोडियम कार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से कराने पर एक तो लवण प्राप्त होता है और इस लवण का नाम होता है सोडियम एसीटेट,
और एक कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होती है और हमें जल प्राप्त होता है। आशा करता हूं कि आपको एथेनॉल व एथेनोइक अम्ल के भौतिक व रासायनिक गुण आसानी से समझ में आ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।